हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यानी कि आप सभी को याद होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो क्लास 8 हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है उसके पहले वाले जितने टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर इससे स्टार्ट करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले के टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian states of Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of power rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan, ruled from 1782 to 1799. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased pepper and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper, and cardamom through the parts of his kingdom, and disallowed local merchants from trading with the company. He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. तो क्या होता है कि जो कंपनी है वो सारे काम छोड़ मतलब कि उसके पहले वीडियो में क्या सब्सिडरी अलायंस ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या कंपनी मेन फोकस कहाँ कर रही थी, अपना सारा जो भी अपनी इकोनॉमिक और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने में, अपना पैसे कमाने में क्या वो ध्यान लगा रही थी। लेकिन उसका जो मेन बिजनेस जो जुड़ा था वो जुड़ा हुआ था सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स है मैसूर के वहाँ पे। तो जो मैसूर है उसके जो रूलर्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे, जैसे कि हैदर अली मैसूर का एक रूलर था जो कि कब से 1761 से 1782 तक क्या रूल करा। और उसका बेटा था हैदर अली का टीपू सुल्तान, आप लोगों ने सुना होगा। और ये भी क्या एक पावरफुल रूलर था जिसने 1782 से 1799 तक क्या रूल करा, कहाँ पर, मैसूर को। और अब मैसूर जो है वो कहाँ सदर्न इंडियन स्टेट्स यानी कि साउथ में था, और वहाँ पे क्या सी रूट्स हैं। तो जो मैसूर है उसका भी क्या उसका भी जितना भी ट्रेड हो रहा था वो सब क्या बहुत ही प्रॉफिट में चल रहा था, ठीक है। और ये जो मैसूर है कहाँ मालाबार कोस्ट के पास था, यानी कि जो मैसूर है इसके अंदर में क्या मालाबार कोस्ट भी आता था। और मालाबार कोस्ट में जो कंपनी है वो जितने स्पाइसेस खरीदती थी जैसे पेपर कार्डमम्स ये सब कंपनी परचेस करती थी कहाँ मालाबार कोस्ट में। और यहाँ पे और ये मैसूर के अंडर में भी आता था। तो 1785 में जो टीपू सुल्तान है उसने क्या कर दिया कि कंपनी को मना कर दिया कि तुम बंद करो ये जो तुम जो एक्सपोर्ट कर लेते हो संडाल वुड्स, एक लकड़ी होती है संडाल की, वो पेपर कार्डमम्स ये जितने भी चीज़ें हैं उसके किंगडम से इन सबको एक्सपोर्ट करना बंद करो। और जो लोकल मर्चेंट्स यानी कि जो इंडिया के लोकल मर्चेंट्स से ईस्ट के जो यहीं के थे और वो ईस्ट इंडिया सब कंपनी के साथ ट्रेड करते थे, तो उनको भी मना कर दिया, डिसअलाउ कर दिया कि तुम उनसे काम करो। और टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा मना कर दिया। और जो फ्रेंच लोग थे उनसे जो टीपू सुल्तान है उन्होंने अच्छे रिलेशंस बना लिए थे, एकदम बढ़िया बातचीत कर ली थी फ्रेंच के साथ। और उनके फ्रेंच लोगों के मदद से ही उन्होंने जो अपनी आर्मी है अपने सेना को भी क्या मॉडर्नाइज करा दिया, उसके बढ़िया बढ़िया जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स है, बढ़िया बढ़िया गोली बारूद ये सब किससे फ्रेंच सैनिकों से ले ली।
The British were furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant, and dangerous ruler who had to be controlled and crushed. 4 wars were fought with Mysore: 1767 to 1769, 1780 to 1784, 1790 to 1792, and 1799. Yeah, and 1799. Only in the last battle of Seringapatam did the company ultimately win a victory. Tipu Sultan was killed defending uh, his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wodeyars, and a subsidiary alliance was imposed on the state. फिर क्या होता है कि जैसे जो टीपू सुल्तान ये सारे काम कर रहे थे, तो जो ब्रिटिश लोग थे वो सब क्या फ्यूरियस हो गए थे, डर गए थे। और कि उन्होंने जब देखा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान इतने एरोगेंट डेंजरस रूलर हैं किसके, मैसूर के, तो क्या ये सब ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल कर लेंगे और उनको क्या क्रश कर लेंगे। तब क्या हुआ कि 4 लड़ाइयाँ टीपू सुल्तान, मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी। 4 लड़ाइयाँ। कौन कौन सी? 4 लड़ाई। पहली लड़ाई 1767 से 1769, दूसरी लड़ाई 1780 से 1784, तीसरी लड़ाई 1790 से 1792 और चौथी लड़ाई 1799 एक ही साल लड़ी गई। तो जो पहली की 3 लड़ाई थी उसमें जो मैसूर है, जो टीपू सुल्तान है, कुछ पार्ट हारते चले जा रहे थे। लेकिन लास्ट की लड़ाई में, लास्ट 1799 में जब उनकी लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो जो टीपू सुल्तान, जो मैसूर की जो कैपिटल है सेरिंगापट्टम, वो क्या वो जो टीपू सुल्तान है उनके अंदर से चली गई। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को, अपनी कैपिटल को हार गए और जो ईस्ट इंडिया है वो अल्टीमेटली जीतती चली गई। अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, अल्टीमेटली वो विक्ट्री में विक्ट्री उसको मिल रही थी और जीतती चली जा रही थी। और फिर जब जैसे ही सेरिंगापट्टम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आती है और जो टीपू सुल्तान है उन्हें क्या मार दिया जाता है, वो मर जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो मैसूर है उसमें भी क्या सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज कर दिया जाता है। सब्सिडरी अलायंस क्या, ये हमने आपको पिछली वीडियो में आपको बढ़िया से बता दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी वॉर विद मैसूर और जो टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान, ये जो टॉपिक था ये तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉर विद द मराठास। ये भी हम लोग इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉर विद द मराठास। From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. They were divided into many states under chiefs, Sardars, belonging to dynasties such as Sindhya, Holkar, Gaikwad, and Bhosle. These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa principal ministry, who became its effective military and administrative head based in Pune. Mahatji Sindhya and Nana Fernandes were 2 famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. तो क्या होता है कि जब लेट यानी कि 18th सेंचुरी जब ख़त्म हो रही थी, तो जो कंपनी है ना वो इवेंचुअली यानी कि लड़ाई करते चली जा रही थी, सबको हराते चली जा रही। पहले कहाँ है, बंगाल में सिराजुद्दौला को हरा दिया, उसके बाद मैसूर में जाकर के अटैक कर दिया, फिर उसके बाद अब कहाँ मराठा में अटैक कर दिया। तो जो मराठा है उनके साथ टोटल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई
और तीसरी आखिरी की लड़ाई में कौन सी 1761 की लड़ाई में जो 1761 में जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी पानीपत की लड़ाई। और उस पानीपत की लड़ाई में जो मराठा एम्पायर है उसको कई भागों में क्या डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोसले, ये चार पार्ट्स है जिसमें क्या जो मराठा एम्पायर इनको क्या डिवाइड कर दिया गया। और ये एक एक पार्ट किसके अंडर काम करने लगे, ये सारे एक एक पार्ट्स ये काम करने लगे किनके अंदर, चीफ्स के अंदर। चीफ्स कौन होते थे, चीफ्स मतलब कि सरदार। अब हर एक पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता था, सरदार कंट्रोल करते थे, ठीक है। और ये जितना भी और इन सब में क्या कन्फेडरेंसी, अलायंस, ये जितनी सारी अलायंस थी सब इसमें आ गई। और ये अलायंस किसके अंदर काम करती थी, ये पेशवा के अंदर काम करती थी। यानी कि जो पेशवा ये क्या अलायंस जो अलायंस है इनके ऊपर सब काम रखते थे, ठीक है। ये पेशवा होते थे मतलब कि प्रिंसिपल मिनिस्टर, ठीक है। द मराठा वर सबड्यू इन अ सीरीज ऑफ वॉर। In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. The Second Anglo-Maratha War, 1803 to 1805, was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories northern of the Yamuna River, including Agra and Delhi. Finally, the Third Anglo-Maratha War of 1817 to 1819 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent away to Bithur near Kanpur with a pension. The company now had complete control over the territories south of Vindhyas. तो क्या होता है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पे क्या बहुत सारे होती थी क्या होलकर, ये जितने भी होलकर, गायकवाड़, भोसले और सिंधिया, ये सब मराठा पावर्स के अंदर बहुत सारे भाग होते थे जिनको कौन चीफ संभालते थे। और जो कन्फेडरेंसी यानी जो अलायंस है इन्हें कौन पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर संभालता था। पर जब जो मराठा है इनकी लड़ाई किनके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई, तो कितनी 3 लड़ाई हुई। पहली लड़ाई हुई 1782 तक जो हुई लड़ाई, दूसरी लड़ाई हुई 1805 से 1803 से 1805 तक, और तीसरी लड़ाई हुई 1817 से 1819 तक। तो जो पहली लड़ाई हुई थी 1782 में, तो उसमें क्या होता है कि कोई क्लियर विक्टर नहीं, यानी कि कोई जीतता हारता नहीं है, सब इक्वली होते हैं। और इसमें एक ट्रीटी, एक संधि, एक कुछ ट्रीटी है उसे साइन करा जाता है जिसे कहते हैं सालबाई की ट्रीटी, सालबाई की संधि। और फिर उसके बाद 1803 में फिर लड़ाई होती है जो कि 2 साल रहती है 1805 तक। और इसमें क्या होता है कि जो मराठा लोग होते हैं वो हार जाते हैं और उनका जो कुछ पार्ट होता है, जैसे उनका पार्ट हो गया मराठा लोगों का उड़ीसा और जो यमुना के नियर जितना पार्ट था दिल्ली और आगरा को इंक्लूड करके। यानी कि दूसरी लड़ाई में जो मराठा लोग थे वो लोग काफ़ी पार्ट हार गए थे अपना, जैसे कि उड़ीसा हार गए थे, यमुना रिवर है उसके बगल में भी उनका काफ़ी सारा पार्ट था, यानी कि यमुना रिवर से लगा हुआ काफ़ी सारा पार्ट था। और आगरा और दिल्ली तो वो अलग से हार गए थे। और फिर क्या हुआ कि फिर एक तीसरी लड़ाई और हुई 1817 से 1819 में। और इसमें क्या होता है कि जो मराठा है वो पूरी तरीके से हार जाता है, मराठा पावर को क्रश्ड यानी ख़त्म कर दिया जाता है, मराठा गए, ये जितने भी चीफ्स थे सब हटा दिए जाते हैं, जितने भी पार्ट्स से गायकवाड़, भोसले और होलकर, सिंधिया, ये सब हटा दे जाते हैं, पेशवा हटा दिए जाते हैं। और इन सब में क्या ब्रिटिश रूल आ जाता है। अब क्या होता है कि जो विंध्यास, इंडिया में जो विंध्यास रेंजेस है इनके ऊपर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इनके नीचे तक ईस्ट इंडिया कंपनी है, अभी ऊपर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है।
तो ये जो हमारा टॉपिक था वॉर विद मराठास, ये खत्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।